स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। देश बनता है वहां के लोगों से, एंड उन लोगों का किस तरीके से विकास होगा, कैसे उनकी डेवलपमेंट होगी, वही डिसाइड करेगा कि देश की डेवलपमेंट भी किस तरीके का शेप वहां पर लेगा। अब हमारे टारगेट्स हैं विकसित भारत बनाने के 2047 तक। तो क्या लगता है आपको, वो विकसित भारत बिना देश के लोगों के विकास के बन जाएगा? मुश्किल है। और इंडिया के केस में तो एक बहुत ही अजूबा फिनोमिना भी है। अभी करंटली वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, दैट 65% ऑफ द पॉपुलेशन इज बिलो द एज ऑफ 35, एंड 12 मिलियन यंग इंडियंस हर साल वर्कफोर्स को यहां पर ज्वाइन करते हैं। इसे कहते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, कि जहां वर्किंग पॉपुलेशन की मात्रा ज्यादा है नॉन वर्किंग से, जो कि इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे एंड मेजर इकोनॉमिक ग्रोथ वहां पर देखने को मिलेगी। और सिमिलर सिनेरियो चाइना के केस में भी हमें देखने को मिला है। बट इंडिया जो भी करंट इस डेमोग्राफिक डिविडेंड की ट्रांजिशन में है, जिसे अभी पीक यहां पर अचीव करना है, समय बाकी है, इंडिया के लिए जो बहुत बड़ा एसेट यहां पर हो सकता है, ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में कन्वर्ट होती हुई देखने को मिल रही है। बिकॉज एक मेजर पैराडॉक्स, एक विशियस लूप यहां पर क्रिएट हो चुका है, जिसके बारे में आज हम जिक्र करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे एग्जैक्टली यार समस्या क्या है, ये क्यों हम इस पर्टिकुलर कंसर्न से बाहर नहीं आ पा रहे हैं। बिकॉज ये जो एसेट है, आप इसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं तो आपने न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में पढ़ा होगा कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को चैनलाइज करने की बहुत आवश्यकता रहती है, तभी आप उससे एनर्जी डेवलप कर पाओगे, राइट? नहीं चैनलाइज कर पाए तो भैया ब्लास्ट हो जाएगा। सिमिलर इज द केस विद आवर यंग पॉपुलेशन। अगर इस यंग पॉपुलेशन की एनर्जी को हमने ढंग से चैनलाइज नहीं किया तो जहां ये हमारे देश का सबसे बड़ा एसेट बन सकता है, अब वो एक लाइबिलिटी, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब में कन्वर्ट होता हुआ देखने को मिल रहा है। और आने वाले समय में जो हमारे प्रोजेक्शंस हैं ग्रोथ के, वो भी धरे के धरे रह जाएंगे, वो सिर्फ बातें रह जाएंगी। बिकॉज अभी करंटली तो हम कह रहे हैं इंडिया वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, बट अगर इस पॉपुलेशन का ध्यान नहीं रखा गया तो उस केस में सरकार का फोकस सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने में निकल जाएगा। तो ये डिस्कस करते हैं क्या है पूरा मामला, और जो विशियस लूप की मैं आपको बात कर रहा था, एक वेरी इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे एंड बहुत सारी चीजों को इंटरलिंकेजेस क्रिएट करके जानने की कोशिश करेंगे कि हम क्यों इस लूप में यहां पर फंसे हुए हैं, क्यों हम अपने इस यंग पॉपुलेशन को यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। और सबसे प्रोमिनेंट केस स्टडी हमारे देश का ही एक इंपॉर्टेंट स्टेट है बिहार, जिन्होंने अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड के बेनिफिट्स को जहां रीप कर सकते थे उस अपॉर्चुनिटी को यहां पर मिस आउट कर दिया। कि 2013 से 18 के बीच में बिहार की वर्किंग एज पॉपुलेशन जो 15 to 59 ईयर्स की थी, राइट, वो इंक्रीज होता हुआ यहां पर देखने को मिला। ठीक है जी। बट अभी भी वही कंसर्न्स बिहार में देखने को मिलते हैं, करप्शन के, अनएम्प्लॉयमेंट के, जिसकी वजह से वन ऑफ द हार्डेस्ट वर्कर्स ऑफ आवर नेशन वो देश के कोने कोने में जाके काम कर रहे हैं। बिकॉज स्टेट में उस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है, वैसा विकास हुआ ही नहीं है, डेवलपमेंट हुआ ही नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर आधे पुल वहां पर बने हुए हैं। अब हालांकि मैं बिल्कुल सेंसिटिविटी से पॉइंट यहां पर रखना चाहता हूं, जो भी रिसेंटली पॉलिटिकल इश्यू में भी कन्वर्ट हो गया, कि कुछ इनसेंसिटिव कॉमेंट्स वहां पर दे दिए गए। सो दैट इज द पॉइंट, कि कहीं ना कहीं हमें एज अ नेशन भी अपने इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को डेफिनेटली रीप करने के ऊपर फोकस रखना चाहिए। बिकॉज अभी करंटली अगर देखा जाए ना, हमारे देश का जो यूथ है ना, 15 से 24 साल की उम्र तक का जो यूथ है, कितने यूथ ऐसे जो कि ना कि एम्प्लॉयमेंट में है, ना कि एजुकेशन में है, ना कोई स्किल यहां पर गेन कर रहे हैं। क्लोज टू 25%, 23-24% हमारा ऐसा यूथ है जो कि कुछ नहीं कर रहा भाई, कुछ भी नहीं, किसी भी तरीके से किसी भी पर्टिकुलर एंगेजमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं है, ना ही एजुकेशन, ना ही स्किल, ना ही एम्प्लॉयमेंट, किसी भी तरीके से इन्वॉल्व नहीं है। और 2020 से लेकर 2023 तक वो आप कहेंगे कि भैया ये तो डिक्रीजिंग ग्राफ देखने को मिल रहा है, तो भैया ये डिक्रीजिंग ग्राफ इतनी रेट पर डिक्रीज नहीं करना चाहिए, बहुत रैपिडली डिक्रीज करना चाहिए। कि अगर अभी भी आपके देश का इतना बड़ा यूथ यहां पर फ्री बैठा हुआ है, किसी तरीके की इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज नहीं है, ना ही किसी एजुकेशनल एक्टिविटी में एंगेज है, तो आप खुद आइडिया लगा सकते हैं कि भैया हमारा देश किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। तो ये डिस्कस करते हैं टर्न बाय टर्न की क्या कंसर्न्स हैं। इन सभी कंसर्न्स का एक पहला पॉइंट मैं यहां पर डिस्कस करूंगा, जो आपको थोड़ा लग भी सकता है कि भैया हम इस पॉइंट के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। बिकॉज इस पॉइंट से हम अगले पॉइंट तक जाएंगे, एक इंटरलिंकेज मेजर यहां पर क्रिएट होगा। पहली बात, हमारे देश में जो वेजेस की ग्रोथ रेट है, रियल वेजेस की ग्रोथ रेट, सैलरी सबकी बढ़ती हैं, बट जब इन्फ्लेशन भी वहां पर बढ़ता है तो भैया उस तरीके से आपकी सैलरी उतनी बढ़ती हुई नहीं देखने को मिलती, राइट? वो रियल वेजेस का जो इंक्रीज है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है, वो इंक्रीज हो ही नहीं रहा। सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड, जितने भी रियल वेजेस हैं 2017-18 के लेवल से भी यहां पर कम आ चुके हैं। बिकॉज इन्फ्लेशन ने उस इंक्रीमेंटल वेज को इरोड करके रख दिया है। मेल वर्कर्स के केस में आपके रियल वेजेस ड्रॉप हो चुके हैं 6.4%,
राइट। वहीं फीमेल वर्कर्स के केस में तो भैया और डिक्लाइन यहाँ पर 12.5% का आ चुका है। तो कहीं ना कहीं जो वेज स्टैग्नेशन है एक मेजर कंसर्न बनता जा रहा है। एंड आपके पर्टिकुलरली जो एंट्री लेवल के आईटी एम्प्लॉइज है ना, जो इस पर्टिकुलर पोजीशंस पर काम कर रहे हैं, इन कंपनीज में यहाँ पर काम कर रहे हैं, आई थिंक बहुत सारे लोग, अगर आप लोग देख रहे हैं और आप इन्हीं इंडस्ट्री से जुड़े हुए हो, आप इसके साथ शायद लिंक भी कर पाओगे। एंड जितने भी नए वर्कर्स भी यहाँ पर आपकी इस आईटी वर्कफोर्स में एंगेज हो रहे हैं, इस इंडस्ट्री में एंटर हो रहे हैं, उनके लिए कोई भी मेजर इंक्रीमेंट रियल टर्म्स में देखने को नहीं मिल रहा। और यही कंसर्न यहाँ पर क्या रहता है कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन बेस है भैया, वही सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हमारी जीडीपी में। जो प्राइवेट कंजम्पशन है 60% तक की कंट्रीब्यूशन यहां पर रखता है। तो अगर वेजेस यहां पर कम रहेंगे तो भैया कंजम्पशन में भी यहां पर फॉल रहेगा। एंड कंजम्पशन में यहां पर फॉल रहेगा तो जाहिर सी बात है यार, क्या कंपनीज अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगी? वुड दे बी वेरी इंटरेस्टेड कि हाँ जी भैया हमें नई प्रोडक्शन सेटअप यहां पर क्रिएट करनी है? जी नहीं। और वही कंपनीज जो कुछ पैसा इन्वेस्ट नहीं कर रही हैं, उन्हीं के जो प्रॉफिट्स हैं 15 साल के हाईएस्ट रिकॉर्ड्स यहां पर अचीव कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 2024 में। तो पहला पैराडॉक्स का पड़ाव तो ये रहा कि वेजेस में ग्रोथ नहीं है, जिसकी वजह से कंजम्पशन में कुछ मेजर इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा। एंड अगेन एक्सटर्नल जितने भी हमारे डिसरप्शंस यहां पर रहे हैं पिछले कुछ 2-3 सालों में, खासकर कोविड के बाद से जब आपका सिलसिला शुरू हो चुका है, तो कंपनीज भी यहां पर किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट करने से कतरा रही हैं, वो अवॉइड कर रहे हैं और अपना प्रॉफिट स्केल यहां पर बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है। और कहीं ना कहीं डाउन द लाइन यही सिनेरियो आगे जाके इन्हीं कंपनीज के लिए एक नेगेटिव पॉइंट भी क्रिएट करने वाला है। भैया कभी ना कभी तो पैसा कमाओगे, कब तक अपने प्रॉफिट्स यहां पर बढ़ाते रहोगे? कि कोई मेजर इन्वेस्टमेंट्स अगर नहीं रहेंगी तो डेफिनेटली आपके द्वारा फ्यूचर में भी कोई मेजर कंजम्पशन में इंक्रीज नहीं आएगा। और इसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे सामने है कि अगर हम देखें 2023 के फाइनेंशियल ईयर के बाद 24 और 25 में, तो फॉर्मल जॉब क्रिएशन में भैया डाउनग्रेडिंग देखने को मिली है कि जितनी 2023 के फाइनेंशियल ईयर में हमने क्रिएट की थी, 24 और 25 में फॉर्मल जॉब्स उतनी क्रिएट हुई ही नहीं, बल्कि उससे भी कम यहां पर क्रिएट हुई हैं। Now what does it indicate? That since companies are not investing their money, जो प्रॉफिट्स उन्होंने यहां पर गेन किए हैं उसे वो ढंग से इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, उस प्रकार की नई एक्सपेंशन नहीं कर रहे हैं, तो फॉर्मल जॉब्स क्रिएट नहीं हो रही। और हमारे देश का जो कंसर्न है इतना बड़ा इनफॉर्मलाइजेशन का, वो और यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लोग किसी भी तरीके से अगर नौकरी पाना चाहते हैं, बिकॉज वो एक अल्टीमेट गोल है यार, दैट इज द अल्टीमेट गोल। उनको अपना रोजमर्रा की जिंदगी को कंटिन्यू करने के लिए, अपने लाइवलीहुड को सिक्योर करने के लिए, चाहे वो फॉर्मल में मिले इनफॉर्मल में मिले, वो जहां भी उनको नौकरी मिलेगी वहां पर वो अपनी नौकरी हासिल करने की कोशिश करेंगे। और अगर इनफॉर्मलाइजेशन और यहां पर बढ़ती गई, जितनी भी मेहनत है पिछले कुछ सालों की सरकार की, वो भी फिर यहां पर फीकी पड़ जाएगी। सो एक मेजर पॉइंट जो कि यहां पर हाईलाइट किया गया, फॉर्मल जॉब्स भैया क्रिएट ही नहीं हो रही। अब यहां पर मैं थोड़ा सा आपको चाइना के साथ लिंक करूंगा, बिकॉज एक अगला पड़ाव जो आपका पैराडॉक्स का वो यहां पर सामने आएगा। देखो चाइना ने भी अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को बहुत सटल तरीके से यूज किया। उनका भी 1980s 1970s से उनका डेमोग्राफिक डिविडेंड की शुरुआत होगी, उन्होंने अपना पीक वहां पर अटेन किया, उसके बाद अब उनका डाउनफॉल इन टर्म्स ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना हैज ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन देयर न्यूमरस इनिशिएटिव्स। उन्होंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर यहां पर इन्वेस्ट किया। उन्होंने अपनी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को थोड़ा सा टेक एनेबल्ड बना के, उनकी प्रोडक्टिविटी को और बेहतर करके मैसिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, ताकि जो बढ़ता हुआ पॉपुलेशन बेस था उसको अब्सॉर्ब किया जा सके, उन्हें जॉब्स प्रोवाइड की जा सके। एंड उसी तरीके से चाइना एज अ नेशन यहां पर उसका बेनिफिट ले सके प्राइवेट कंजम्पशन की ग्रोथ की वजह से, राइट? तो उसने स्किल्स को भी इंप्रूवमेंट में लाया, वेजेस को भी बढ़ाने के ऊपर फोकस किया, एंड कंजम्पशन तो ऑटोमेटिक रिजल्ट वहां पर था ही। तो उनके द्वारा भी गारमेंट्स, फुटवेयर, टॉयज, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स असेंबली, इन सभी चीजों से यहां पर शुरुआत की गई। हम भी कर रहे हैं, बट हम बहुत डिले हो चुका है। एंड मोर ओवर इफ वी टॉक अबाउट आवर लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, व्हाट डू वी सी कि लेबर इंडस्ट्री जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं भैया, वो तो रिट्रीट हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्ट होती हुई देखने को मिल रही हैं। अगर हम टेक्सटाइल सेक्टर के बारे में बात करें, जो उनका ग्लोबल शेयर है वो कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। जो बाकी देश हैं, वियतनाम और बांग्लादेश, वो अपने आप को यहां पर एक्सपैंड कर रहे हैं, उनका मार्केट प्लेस यहां पर एक्सपैंड कर रहा है। मल्टी सेक्टर डिक्लाइन, राइट? लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, मरीन प्रोडक्ट्स, इन सभी में हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रही है कि हम जो प्री पेंडेमिक लेवल्स पर यहां पर अटेन कर सकते थे, अभी तक हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाए हैं। हो गया भैया पेंडेमिक, हो गया, यहां से हम उससे बाहर आ चुके हैं। हमारा फोकस होना चाहिए इन लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज को स्ट्रेंथन करने पे ऊपर, बिकॉज यही तो है वो जो मेजर जॉब्स यहां पर क्रिएट करेंगी। टेक्सटाइल तो एक बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी जॉब एम्प्लॉयमेंट के लिए। एंड एक्सपोर्ट में स्टैग्नेशन की वजह से कहीं ना कहीं हम कुछ मेजर इंक्रीज यहां पर देख ही नहीं पा रहे।
जो बाकी ऐसे देश हैं आपके एलडीसी जैसे जो देश हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज, उनके लिए होता है ना ड्यूटी फ्री एक्सेस वहां पर रहता है, राइट। तो हमारे ना ही उतने अच्छे एफटीएस हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज बढ़ बढ़ के यहाँ पर अपना एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हमारी अर्निंग्स यहाँ पर जनरेट नहीं हो पा रही। एंड घर पे तो कैसे ही बेचेंगे भैया ये कंपनीज। अगर हम ये भी बोलें कि भैया घर पे बेचने की भी अगर हम बात करें, घर पे वैसे भैया रियल वेजेस की ग्रोथ रेट कम होती हुई देखने को मिल रही है, कॉन्ट्रैक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है, तो कंजम्पशन तो ऑलरेडी फॉल में है। सो हाउ आर दे गोइंग टू सेल देयर प्रोडक्ट्स इन द डोमेस्टिक मार्केट? ऑल्दो कंजम्पशन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ती है, बट अगर हम बहुत बड़े मेजर सेगमेंट का यहाँ पर पोर्शन देखें तो भैया ओवरऑल अगेन रियल वेजेस यहाँ पर डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहे हैं, राइट। एंड एक बहुत अगेन वन ऑफ द मेजर पॉइंट जो कि यहां पर रखा जाता है वो यही है कि आपका लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट ना क्रिएट होने के बजाय आपकी जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, सर्विसेज वाले जो सेक्टर्स हैं, राइट, यहां पर जहां पर आपकी हायर क्वालिटी की मशीनरीज जहां पर यूज की जा रही हैं, उनमें हायर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ देखने को मिल रहा है। दैट इज द पैराडॉक्स दैट वी हैव क्रिएटेड कि आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कैपिटल इंटेंसिव इन सेक्टर्स में आपका एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि भैया उसमें बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, इट इज जस्ट दैट कि जितना ग्रोथ हमें लेबर इंटेंसिव में चाहिए था, कैपिटल इंटेंसिव वैसा ग्रोथ रिकॉर्ड कर रहा है। हालांकि थोड़े बहुत ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहा है, बट स्टिल उसमें ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लेवल्स यहां पर क्रिएट हो रहे हैं। और वहीं से एक मेजर सिनेरियो यहां पर क्रिएट होता है कि हमारे पास या तो बहुत ही लो स्किल्ड वाली जॉब्स अवेलेबल हैं या बहुत ही हाई स्किल्ड वाली जॉब्स यहां पर अवेलेबल हैं, और ये जो गैप है ये बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेट है अभी तक। हम बहुत बढ़ चढ़ के यहां पर कहते हैं कि पीएलआई स्कीम की वजह से हमारे देश में आईफोन्स बने हैं। आप जाके चेक कीजिए, आप खुद जाके ऑब्जर्व कीजिए कि वो जो आईफोन्स बने हैं भैया, असेंबली हमने यहां पर करी है, बहुत लिमिटेड वैल्यू एडिशन यहां पर क्रिएट किया है, एंड अगेन उसमें भी हमारे द्वारा कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन या बहुत मेजर हाई वेजेस की जॉब्स यहां पर क्रिएट नहीं की गई हैं। पीएलआई का बड़ा क्रिटिसिज्म यही है कि आपने कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज के ऊपर फोकस किया, बट जॉब्स अगेन उस तरीके की यहां पर क्रिएट नहीं हो पाई। आपने ग्लोबल डिमांड को यहां पर पूरा किया, राइट। एंड मोर ओवर इकोनॉमिक सर्वे भी यहां पर यही हाईलाइट करे दैट ओनली 8.25% ऑफ द ग्रेजुएट्स, सिर्फ उन्हीं के पास यहां पर जॉब्स हैं जो कि उनकी क्वालिफिकेशंस को यहां पर मैच करता है। देन व्हाट डज इट इंडिकेट कि एक मेजर स्किल गैप यहां पर क्रिएट हो चुका है कि हमारे देश के जो ग्रेजुएट्स हैं, हमारे देश में जो लोग पढ़ाई करके नौकरी ढूंढने जा रहे हैं, या तो उनका जो स्किल लेवल है वो इतना कम है कि भैया नौकरियां बहुत हाई स्किल लेवल की वहां पर रिक्वायरमेंट है, इंडस्ट्री का डिमांड बहुत हायर है, राइट, या फिर जो उनका स्किल लेवल है उस स्किल लेवल की उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही, उनको लोअर स्किल लेवल पर वहां पर काम करना पड़ रहा है। सो एक बहुत बड़ा कंसर्न यहां पर क्रिएट हो चुका है कि हम किस तरीके से यहां पर वैल्यू एडिशन क्रिएट करेंगे, कैसे ये पॉपुलेशन इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगी। ये तो वही बात हो जाएगी कि भैया बहुत लिमिटेड सेक्शन है हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन का, वही देश के विकास में कंट्रीब्यूट कर रही है, वही उसके बेनिफिट्स उठा रही है, एंड बाकी जितने भी सेगमेंट्स हैं, बाकी जितना पॉपुलेशन बेस है वो वैसे का वैसे देख रहा है। उनकी ग्रोथ, उनके विकास, उनकी डेवलपमेंट पे कोई फोकस नहीं हो रहा। और यही तो पॉइंट है इनइक्वालिटी का, जिसको एड्रेस करने के लिए इतने सालों से हम इंक्लूसिव ग्रोथ के नारे यहां पर लगा रहे हैं, बट अभी तक उस प्रकार का कोई मेजर चेंज हमें देखने को नहीं मिला है। पोस्ट ग्रेजुएट अंडर एम्प्लॉयमेंट, 44% ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट्स यहां पर ट्रैप्ड हैं लो स्किल रोल्स में, राइट, जो कि इंडिकेट करता है कि भैया एजुकेशनल जो हमारा पूरा सिस्टम है वो किसी और तरीके का स्किल सेट यहां पर इनकलकेट कर रहा है हमारे यूथ में, और इंडस्ट्री की डिमांड कुछ और है। एम्प्लॉयबिलिटी के क्राइसिस यहां पर बढ़ते ही जा रहे हैं। ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं रिजॉल्व करने बहुत क्रूशियल हैं। आईएलओ की रिपोर्ट यहां पर देखी जाए तो पहली बात तो जो हमारे देश में यूथ है उसका स्किल सेट लेवल यहां पर देखा जाए तो मोस्टली दे आर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ देम आर अनस्किल्ड, कि स्किल सेट लेवल उसका नहीं है। हालांकि डिक्लाइनिंग स्टेट है, बट अभी भी हम इस चीज को जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम इस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर सकते भैया ये डिक्लाइन हो रहा है, बिकॉज एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लो स्किल्ड यहां पर आपका इंक्रीज हो रहा है, कि लो स्किल्ड वाली जो जॉब्स हैं वो यहां पर वो हासिल कर रहे हैं, एंड हाई और मीडियम वाली तो भैया बहुत ही रेयरली यहां पर देखने को मिल रही हैं। इतनी कम है कि भैया उन्होंने भी यहां पर हाई और मीडियम को आपस में क्लब कर दिया, क्योंकि हमारा यूथ है ही एंगेज इस प्रकार की लो स्किल जॉब्स में। नैस्कॉम की रिपोर्ट यहां पर कहती है, नैस्कॉम की रिपोर्ट कह रही है कि पिछले कुछ सालों में जितना भी नया एम्प्लॉयमेंट यहां पर क्रिएट हुआ है उसमें से 80 to 85% जो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुआ उसमें जो वेजेस अगर हम बात करें 25,000 से कम ही है, वही 15, 20, 22,000 इतने ही लेवल की नौकरी यहां पर मिल रही हैं। उसके बियॉन्ड यहां पर हमारा यूथ स्केल कर ही नहीं पा रहा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हमारी इंडियन कंपनीज इतने मैसिव कैश रिजर्व के ऊपर यहां पर बैठी हुई है और नई इन्वेस्टमेंट यहां पर नहीं कर पा रही। अब इस पूरे पैराडॉक्स को यहां पर समराइज करते हैं
वेज स्टैग्नेशन है, वेजेस नहीं बढ़ रहे, उसकी वजह से कंज्यूमर डिमांड यहां पर कम हो रही है, जिसकी वजह से अगेन जब वीक डिमांड यहां पर रहेगी तो आपकी लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर पाएंगी, उनमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अगेन जिसकी वजह से जब लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज उस प्रकार की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे तो स्किल्स में एक मिसमैच आ जाएगा कि लोगों को या तो बहुत ही हाई स्किल्ड नौकरी मिल रही है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, उसके लिए एक्स्ट्रा इनिशिएटिव्स यहां पर लेने पड़ रहे हैं, या जो उन्होंने एजुकेशन यहां पर गेन करी उसकी वजह से लो स्किल में जाके यहां पर काम करना पड़ रहा है। अगेन डिमांड यहां पर अनसर्टेन हो जाती है, कॉर्पोरेट कैश और यहां पर होल्ड होता हुआ देखने को मिलता है। एंड मोर ओवर द काइंड ऑफ जॉब्स दैट गवर्नमेंट हैज बीन क्रिएटिंग थ्रू न्यूमरस इनिशिएटिव्स, मनरेगा हो गया, अभी एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में भी बात की गई है, बट अगेन उस पॉलिसी के थ्रू भी हम कोई ये एश्योरेंस नहीं दे पा रहे कि हमारे देश के युवा का स्किल सेट यहां पर इंप्रूव होगा। इट इज बहुत बेसिक पॉइंट है कि ह्यूमन रिसोर्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए आपको चाहिए बेहतर स्किल्स, बेहतर एजुकेशन, बेहतर हेल्थ फैसिलिटीज। तीनों ही पैरामीटर्स में हमारी जो इंडस्ट्री की डिमांड है और जो हम यहां पर डिलीवर कर रहे हैं उसमें एक मेजर गैप है, जिससे अभी तक हम उस तरीके से एड्रेस नहीं कर पाए हैं, उस प्रकार से इसके ऊपर फोकस नहीं रख पाए हैं। एंड मोर ओवर गवर्नमेंट भी, अगर गवर्नमेंट की जो इनिशिएटिव्स हैं, जब पीएलआई की बात करें, पीएलआई के थ्रू भी जो आपकी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज की ग्रोथ हुई है उसमें भी जो जॉब्स यहां पर क्रिएट हुई, जैसे अगर हम आईफोन मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली की यहां पर बात करें तो लो वेज जॉब्स हैं। कोई मेजर टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन हमने यहां पर अभी तक नहीं लाया है, हमने उन कंपोनेंट्स की सोर्सिंग में कुछ मेजर चेंज यहां पर नहीं लाया है। इट इज द सेम, हमने बस एक पॉलिसी इनिशिएटिव के थ्रू एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट यहां पर प्रोवाइड कर दिया उन कंपनीज के लिए कि आप आइए यहां पर आके काम कीजिए। बिल्कुल काबिले तारीफ है, मैं कह रहा हूं कि वो चीजें ठीक हैं, बट द पॉइंट इज हमें उससे ज्यादा की जरूरत है। हमें उससे ज्यादा, हम कहते हैं ना कि एक फूड सिक्योरिटी केस में बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट आता है, हम कहते हैं कि भैया फूड सिक्योरिटी में जो अंडर न्यूट्रिशन है, कि आप अपने देश की जनता को खाना तो दे रहे हो बट वो खाना ना उतना काबिल नहीं कि वो देश की जनता की जो न्यूट्रिशनल नीड्स उनको पूरा कर सकें। वही सिनेरियो हमें अपने एम्प्लॉयमेंट के केस में देखने को मिले। चलो एम्प्लॉयमेंट बढ़ भी रहा होगा, नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी हो रही होंगी, बट जो डिमांड है उसके बेसिस पर क्रिएट नहीं हो रही है, एंड जिसकी वजह से एट द एंड अगेन वेज स्टैग्नेशन यहां पर आता है, और इसी लूप में हम यहां पर फंसते जा रहे हैं, इसी लूप में हम यहां पर फंस चुके हैं, राइट। अब इसको रिजॉल्व कैसे किया जाए, क्या स्टेप्स यहां पर लिए जाए, इसको भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट एक बहुत सिंपल सा सवाल आप सभी के लिए कि जो मिसमैच है वर्कर्स की स्किल और अवेलेबल जॉब्स में, इसे हम क्या कहते हैं, इसे किस प्रकार का अनएम्प्लॉयमेंट यहां पर कहा जाता है, जरा चैट और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। एंड मोर ओवर वी हैव बीन ट्राइंग टू क्रिएट अ कम्युनिटी इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए, ताकि जितने भी सिविल सर्विसेज के लिए यहां पर प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए एक बेहतर इकोसिस्टम यहां पर क्रिएट किया जा सके। तो अगेन आप इस टेलीग्राम ग्रुप को भी यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स, यू कैन डेफिनेटली अप्रोच मी। एंड मोर ओवर 2026 के लिए जो कि बहुत नजदीक आ चुका है, आपका जो अटेम्प्ट है, बहुत लिमिटेड टाइम आपके पास यहां पर बचा, तो इफ यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट इट तो भैया सोचो मत, अब करना शुरू कर दो, प्रोक्रास्टिनेशन छोड़ दो। अब जरूरत है एक इंटेंसिव फोकस के साथ अपनी प्रिपरेशन के ऊपर आगे बढ़ने का। उसी में हमारा 2026 का सितंबर बैच है, वन ऑफ द लास्ट बैचेस, वो शुरू होने जा रहा है 9 सितंबर से। ऑब्जेक्टिव ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से यहां पर तैयारी की जा सके, एक फोकस तरीके से यहां पर प्रिपरेशन किया जा सके जो कि हमें रिजल्ट जनरेट कर सके। तो P2I जो हमारा इनिशिएटिव काम ही उस तरीके से करता है, प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो पूरी प्रिपरेशन हम यहां पर कवर करते हैं। सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट कंटेंट कवरेज है, लाइव क्लासेस के थ्रू, आपको मेंटरशिप चाहिए वो अवेलेबल, आपको आंसर राइटिंग चाहिए वो अवेलेबल है, इवैल्यूएशन के साथ मॉक टेस्ट, एवरीथिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड टू यू। सो ऑल यू हैव टू डू इज कम टू अस, एक कंसिस्टेंटली एक एफर्ट यहां पर क्रिएट करेंगे ताकि एक लॉन्ग टर्म वैल्यू एडिशन आपकी खुद की करियर, आपकी खुद की लाइफ में यहां पर क्रिएट किया जा सके। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए, एंड ARG लाइफ का आप कोड भी यहां पर यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स, एंड द लोएस्ट प्राइस एवर भी यहां पर अभी करंटली आपको 2026 के लिए चल रहा है। सो एम्प्लॉयबिलिटी कंसर्न्स अगर हम देखें तो अगेन थोड़ा बहुत वो इंक्रीज होता हुआ देखने को मिलता है, बट अब डिफरेंट रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट डेटा सेट्स वहां पर वो कोट करते हैं, सभी के अपने अपने सर्वेज यहां पर रहते हैं। कुछ कहते हैं भैया सिर्फ 40 से 45% है। अगर हम ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे चलो भैया ये बढ़ भी रहा है, एम्प्लॉयबिलिटी यहां पर इंक्रीज हो भी रही है, बट क्या ये हमारी करंट पॉपुलेशन की डिमांड को पूरा कर पाएगी? क्योंकि अगर आने वाले समय में और यूथ की मात्रा यहां पर बढ़ती है तो उस केस में जाहिर सी बात है, अगर हमने वैसी जॉब्स यहां पर क्रिएट नहीं करी, वैसा स्किल सेट अपने देश के लोगों को प्रोवाइड नहीं किया, तो उस केस में जाहिर सी बात है इतना अनएम्प्लॉयमेंट, इतना मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट हमें देखने को मिल सकता है जो कि डाउन द लाइन जाके सरकार के ऊपर एक मेजर बर्डन क्रिएट कर देगा। ईदर गवर्नमेंट विल हैव टू गिव देम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस, अगर वो देने शुरू कर दिए भैया सरकार का खर्चा यहां पर बढ़ जाएगा, सरकार की उधारी यहां पर बढ़ जाएगी, एंड द कंप्लीट
इकोसिस्टम जो हमारे देश का है, इकोनॉमिक इकोसिस्टम कंप्लीट तरीके से वहां पर आपका कोलैप्स कर जाएगा कि सरकार ही सब कुछ कर रही है, बस सरकार यहां पर किसी न किसी तरीके से फोकस में लाके अपना कोशिश कर रही है देश को बचाने के लिए। तो अभी भी समय है, अभी भी 2030 तक का समय है कि हम इस चीज से अपने आप को प्रिवेंट कर सकें, बिकॉज डेमोग्राफिक्स जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, बट पॉलिसी, गवर्नेंस, इनोवेशन वो यहां पर डिसाइड करते हैं कि आप उस अपॉर्चुनिटी को किस तरीके से कैप्चर करते हो। बिकॉज डेमोग्राफिक्स और हेल्थ, लोअर फर्टिलिटी रहेगा, हाई लिटरेसी रेट रहेगा, महिलाओं की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी, डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इनोवेशन और प्रोडक्टिविटी के ऊपर अगर हम काम करेंगे, साइंस, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन सभी सेगमेंट्स के ऊपर काम करेंगे, डेफिनेटली हम उस प्रकार का बेहतर प्रोडक्शन मेजर्स यहां पर क्रिएट कर पाएंगे। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सोसाइटी एंड द गवर्नेंस, लोअर करप्शन, रूल ऑफ लॉ, ट्रांसपेरेंट एंड अकाउंटेबल इंस्टीट्यूशंस, वो यहां पर इंश्योर कर पाएंगे कि जितने भी स्टेप्स यहां पर लिए जा रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद द इंप्लीमेंटेशनल प्लान्स यहां पर लिए जा रहे हैं, ना कि हम बोलते कुछ और हैं, इंटेंशन कुछ और रहता है, इंप्लीमेंटेशन में हमारे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस यहां पर इंप्लीमेंटेशन किसी और तरीके से किए जाते हैं। मेक इन इंडिया का एक बहुत प्रोमिनेंट एग्जांपल है, बड़े बड़े हमने दावे यहां पर किए 25% तक लेके जाएंगे, पीएलआई के थ्रू इतना बेनिफिट मिलेगा। आज भी पीएलआई को कुछ सेक्टर्स में बेनिफिट्स यहां पर देखने को मिलते हैं, पर बाकी सेक्टर्स में क्रिटिसाइज किया जाता है कि उतनी इन्वेस्टमेंट्स हुई ही नहीं है, उतना पैसा एलोकेट किया ही नहीं जा रहा, बहुत स्ट्रिक्ट मेजर्स वहां पर रखे गए हैं। सो द इनिशिएटिव हैज टू बी अक्रॉस ऑल ऑफ दीज सेगमेंट्स। ये तो लॉन्गर रन की आइडियोलॉजी होनी चाहिए कि हमें इन 3 सेगमेंट्स के ऊपर काम करना है, बट अभी अगर हमें देखना हो तो हमें एक मेजर आवश्यकता है स्किल ट्रांसफॉर्मेशन की, राइट? कि आपको एजुकेशन और इंडस्ट्री को आपस में अलाइन करना पड़ेगा, इंडस्ट्री 4.0 को यहां पर अलाइन करना पड़ेगा, राइट? अब उसमें आप कैसे इंडस्ट्रीज को यहां पर इंसेंटिव्स देते हो, वो पार्टनरशिप्स क्रिएट करने के लिए, करिकुलम डेवलपमेंट के लिए, वो एक मेजर स्टेप यहां पर सरकार को लेना पड़ेगा। एंड मोर ओवर इन्वेस्टमेंट्स के जो इंसेंटिव्स उनको रिस्ट्रक्चराइज किया जाए, राइट? कि लिंक किया जाए पीएलआई के डिसबर्समेंट्स को एम्प्लॉयमेंट क्वालिटी मैट्रिक्स के बेसिस पर, कि आप किस प्रकार का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो। सिर्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं करना है, किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा रहा है उसके ऊपर फोकस रखा जाए, कि सिर्फ क्वांटिटी के ऊपर फोकस ना रखते हुए क्वालिटी के ऊपर हम यहां पर फोकस करें। एंड जो किसी भी तरीके की एक्सेसिव कैश होल्डिंग कर भी रहे हैं उनको इंसेंटिवाइज किया जाए कि भाई आपको ये चीज नहीं करनी है, आप उनके ऊपर टैक्सेशन लगाए तो एक बहुत रूड मेजर यहां पर हो जाएगा, बट कुछ डिसेंटिवाइजेशन वहां पर रखी जाए। एंड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत क्रूशियल एस्पेक्ट है, बिकॉज हम हमेशा ही अपने देश की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हम सिर्फ और सिर्फ अपनी डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। वी आर ऑलरेडी ओवर डिपेंडेंट। टाइम एंड अगेन थ्रू आउट अ लॉट ऑफ सेशंस मैंने इस चीज के ऊपर जोर रखा है, एक फोकस रखा है कि एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाने के ऊपर फोकस जरूर है। बिकॉज जब आप एफटीएस नेगोशिएट करोगे, नई मार्केट्स यहां पर आइडेंटिफाई करोगे हमारे इंडियन कंपनीज के लिए, तब एक नया डिमांड क्रिएट होगा, नॉट जस्ट फ्रॉम द डोमेस्टिक मार्केट बट फ्रॉम द आउटर मार्केट। चाइना ने यही तो किया है। चाइना ने अपनी डोमेस्टिक डिमांड के बेसिस पर थोड़ा अपना एक दुनिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री बेस यहां पर बन चुका है। इंडिया ने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज यहां पर मिस कर दी हैं, राइट? बट ये जो अपॉर्चुनिटी जो एक वंस इन अ लाइफ टाइम, या अब कह लीजिए कि पूरे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ में एक बार यहां पर आएगी, डेमोग्राफिक डिविडेंड की, अगर इसे हमने यहां पर मिस कर दिया तो डेफिनेटली एक मेजर कंसर्न, मेजर क्राइसिस यहां पर क्रिएट हो जाएंगे। एंड एक अक्रॉस बोर्ड पॉलिसी इंटरवेंशन की यहां पर जरूरत है, चाहे वो वेजेस के केस में हो, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के केस में हो, इनोवेशन के केस में हो, R&D के केस में हो, सोशल सिक्योरिटी के केस में हो, सभी केसेस में। तभी जाके सरकार जब वैसे स्टेप्स लेगी तो भैया इकोनॉमी भी उस तरीके से वहां पर शेप करेगी। लोगों की विकास, लोगों का डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है इन सभी फैक्टर्स को। मैं वो कह रहा हूं ना कि डेमोग्राफी से सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी, विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी, आप उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ पाते हो या नहीं, वो डिपेंड करेगा आपके इन फैक्टर्स के ऊपर। अब वो फैक्टर्स किस तरीके से लिए जाते हैं, कितना जल्दी लिए जाते हैं, कितना स्ट्रीमलाइन तरीके से लिए जाते हैं, तभी हमारा देश उस तरीके से विकास कर पाएगा और वो जो विकसित भारत का टारगेट है 2047 का, उसे हम यहां पर अचीव कर पाएंगे। तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहां पर जरूर क्रिएट हुआ हो। दिस इज द मेजर पैराडॉक्स जो कि मैं आपके साथ यहां पर डिस्कस करना चाह रहा था। एंड प्लीज अपने नोट्स में अगर आप मेंस राइटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसे यूज कीजिएगा, यू विल डेफिनेटली गेट गुड पॉइंट्स आउट ऑफ दिस। ऑलराइट, मिलते हैं फिर किसी और सेशन में। ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।